Hey guys, welcome to the channel, and today we are going to discuss a very important topic which is important for both paper 1 and paper 2 in UGC NET exam, and also of child pedagogy subject in CTET and TGT PTT exams. So I hope you like this. Please let me know your review. So, Bloom's taxonomy was proposed by Benjamin Bloom in the year 1956 and 2001 में उसी का रिवाइज वर्जन आया था. बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो आपकी लर्निंग होती है वो 3 डोमेन्स में डिवाइडेड होती है. दैट इज़ कॉग्निटिव मीन्स आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग, मेंटल प्रोसेसेस. देन सेकंड इज़ इफेक्टिव मीन्स आपका इमोशंस एंड योर सराउंडिंग. And third is psychomotor means your physical activity. So these are the 3 domains of learning, and Bloom's taxonomy में इन्हीं theoretical frameworks को properly discuss किया गया है. इनकी classification further बताई गई है. Like taxonomy means classification, so उसमें इन्हीं domains की classification की बात करी गई है. Now it is a set of 3 hierarchical models, that is cognitive, affective and psychomotor, यूज़ टू क्लासीफाई एजुकेशनल लर्निंग. सो बेसिकली ये इन्हीं तीनों डोमेन्स की वजह से आपकी कोई भी लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है. एंड दे आर अरेंज्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी. सो these are the 3 domains of learning. Now cognitive means it is the skill in the cognitive domain जो आपकी mental process है, आपका understanding, perception, critical thinking, comprehension, ये सारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है. सेकेंड इज़ इफ़ेक्टिव डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली. जो भी उनके आसपास लर्निंग हो रही है वो बिहेवियरल लेवल पे बेसिकली होती है. एंड इट्स एम इज़ टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड इम्प्रूव एटीट्यूड, इमोशंस एंड फीलिंग्स. And third is psychomotor. It deals with skill-based learning and objectives focus on change or development in behavior and the skills. ये 3 डोमेन्स हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो कॉग्निटिव डोमेन सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं. इफ़ेक्टिव एंड साइकोमोटर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम इनको भी ज़रूर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन, इसके अंदर 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एंड ये फ्रॉम बिलो टू अप जाता है. रिमेंबरिंग मतलब जब आप किसी भी चीज़ को नॉर्मल रीड करते हो एंड उसको उसी वर्ड्स में वापस बता देते हो, जैसे हमारी रोड मेमोरी होती है, या जैसे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है. जो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, बस उसको एज इट इज़ बोल देते हैं. सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग में हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें. थर्ड इज़ अप्लाइंग. जब हम किसी भी नॉलेज को, किसी भी चीज़ को समझते हैं और उसको नई सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्टेज हमारी अप्लाइंग होती है. ये बेसिकली जो ये 3 हैं, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग, ये हमारे लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आते हैं. वेराज ऊपर के 3 यानी एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आते हैं. एनालाइजिंग मीन्स जब आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सको, उनकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस को चेक कर सको, ये हम एनालाइजिंग स्टेज में करते हैं. देन इज़ इवैल्यूएटिंग इज़ अ टाइम जब आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि जो हमने पॉसिबल आउटकम सोचे थे उसके साथ वो मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जो हमने डिस्कस करा था, जो हमारे मेन पॉइंटर्स थे, वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को, नॉलेज को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो इवैल्यूएटिंग होता है. एंड क्रिएटिंग इज जब हम अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके कोई नई चीज़ क्रिएट करें, दैट इज़ क्रिएटिंग. सो ईच लेवल इज़ कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट. हर लेवल कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफरेंट होता है, एंड दे आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग लर्निंग आउटकम्स बिकॉज वर्ब्स आर अटैच्ड टू देम. अब वो वर्ब्स कौन से हैं वो अब हम पढ़ेंगे.
Now remembering, as I told you, when we are able to retrieve, recall and recognize relevant knowledge from long term memory, जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से याद करते हैं तो ग्रेजुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, एंड जब हम उसको एज इट इज़ रिकॉल कर पाते हैं, दैट इज़ रिमेंबरिंग. लाइक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गया इंडियन हिस्ट्री के, या कोई कंपोनेंट हो गया बैक्टीरियल सेल के, दैट इज़ रिमेंबरिंग. अब इसमें जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट. आपने क्वेश्चंस देखे होंगे डिफाइन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने जो याद किया वो एज इट इज़ लिख देते हो. सो दैट इज़ डिफाइन. आउटलाइन करते हैं, या हम किसी चीज़ को लेबल करते हैं, हमें कोई डायग्राम दे दिया, उसके पॉइंट्स दे दिए, हमें उनको लेबल करने हैं. तो इसमें हमारे जो बेसिक डोमेन, मतलब कॉग्निटिव डोमेन की जो हमारी एट्रीब्यूट यूज़ होता है, दैट इज़ जस्ट द रिमेंबरिंग पार्ट. एंड इसमें से बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो आगे भी यूज़ दोबारा रिपीट होते हैं, बट वहाँ पे उनका यूज़ अलग हो जाता है. सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग में लाइक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं किसी को भी एक या एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में. जब भी हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं एंड फिर हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है कि हम उसको अपने वर्ड्स में कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग. लाइक क्लासीफाई मेंटल इलनेस हो गया, या कंपेयर करना किसी भी दो चीज़ों को. इसके अंदर जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चंस में हम वर्ब्स डालते हैं, दैट इज़ क्लासीफाई, क्लैरिफाई, कंपेयर, कंप्यूट, डिस्कस, डिस्टिंग्विश, estimate, generalize, give examples, etc. Third is applying. Applying के अंदर we use information or a skill in a new situation. जो हमने अपनी लर्निंग करी है उसको हम एक नई सिचुएशन में डाल के यूज़ करते हैं. Now like using Newton's second law to solve a problem which is appropriate. जो अगर किसी क्वेश्चन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगती है तो हमने एक बार ही न्यूटन्स लॉ को समझ लिया है, अब हम डिफरेंट क्वेश्चन में उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं. इसके अंदर जो वर्ब्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ अप्लाई, कैलकुलेट, कैरी आउट, क्लासीफाई, कंप्लीट, एक्सपेरिमेंट, एक्सिक्यूट, इंटरप्रेट, एक्सेट्रा. Then comes analyzing. Analyzing means breaking material into its constituent parts and determining how they are related to one another. आप किसी भी नॉलेज को जब आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो एंड उनको आपस में रिलेट करते हो, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम उसको एनालाइजिंग में लाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लोरा एंड फौना. उनके हम फिर जो भी पॉजिटिव्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे, उनके आपस में सिमिलैरिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, वो सब इसके अंदर आता है. या एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ प्ले. हमने कोई प्ले देखा है, उसमें कैरेक्टर्स के क्या नेचर है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, या क्या रिलेशनशिप है, दैट ऑल कम्स इन एनालाइजिंग एस्पेक्ट. इसके अंदर जो वर्ब्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ एनालाइज, अरेंज, ब्रेक डाउन, कैटेगराइज, क्लासीफाई, कंपेयर, ऑर्गेनाइज, रिलेट, सेपरेट, एक्सेट्रा. देन कम्स इवैल्यूएटिंग. इवैल्यूएटिंग मीन्स मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया. सो बेसिकली हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे हम जजमेंट्स लेते हैं. नाउ डिटेक्ट द इनकन्सिस्टेंसीज और फैलिसीज विद इन अ प्रोसेस, कि इसके अंदर क्या क्या कमियाँ रह गई हैं या क्या क्या चीज़ों में हम ठीक कर सकते थे. उसको हमारे पास एक सेट क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, ये बेसिस पे हम फॉलो करते हैं. बट अगर कोई चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते तो हम वो चेकलिस्ट जैसे हम कहते हैं, उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि क्या गलती हो गई, कहाँ पे गड़बड़ हो गई. या किसी भी चीज़ को अगर सॉल्व करने के दो मेथड है तो हम उसको दोनों मेथड से करके एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, किस में टाइम कम लगा, ऐसे करके. सो कंक्लूजन्स फॉलो फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा, जज which of the two method is the way to solve a given problem, determine the quality of a product based on disciplinary criteria. या जैसे हम फूड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे किसी भी चीज़ की, किसी भी फूड क्वालिटी को चेक करते हैं, अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सारा हमारे इवैल्यूएटिंग के अंडर आता है. एंड इसके साथ जो वर्ब्स यूज़ होती हैं, दैट इज़ अप्रीज, आर्ग्यू, असेस, कंपेयर, कंक्लूड, कंसिडर, कॉन्ट्रास्ट, रैंक. द लास्ट जो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल है हमारा, दैट इज़ क्रिएटिंग. हम सारे
कोई एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं. वी रीऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इनटू अ न्यू पैटर्न और स्ट्रक्चर एंड डेवलप अ न्यू थिंग. जैसे हम एक थीसिस क्रिएट करते हैं या हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, या कोई एक प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, या कोई एक प्ले क्रिएट करते हैं जब हमें पता चल जाता है कि कैसी स्टोरी होनी चाहिए. बेसिकली जब भी हम अपनी नॉलेज को यूज़ करके कोई एक चीज़ को क्रिएट करते हैं, नहीं, दैट इज़ क्रिएटिंग. अब इसके अंदर जो हमारे वर्ब्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ बिल्ड, कलेक्ट, कंपाइल, कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, जनरेट, मॉडिफाई, ऑर्गेनाइज, परफॉर्म, रिवाइज, रीराइट, एक्सेट्रा. सो ये वर्ब्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि अगर बाई चांस कभी पूछ ले कि अगर ये वर्ब यूज़ किया गया है तो वो किसके साथ होगा, वो तभी पॉसिबल है अगर आपको बेसिक इन डोमेन्स के बारे में पता होगा. तो आप खुद ही एनालाइज कर लोगे कि वो किसके अंडर आएगा. नाउ सेकेंड इज़ इफेक्टिव डोमेन, जो इमोशंस, फीलिंग, वैल्यूज़, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड के बेसिस पे होता है. इसके अंदर जो क्लासिफिकेशंस हैं, दैट इज़ रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, valuing, organizing and internalizing values. And the third is psychomotor domain. उसके अंदर जो classification है, that is reflex movements, basic movements, perceptual abilities, physical abilities, skilled movements and non-discursive communication. जो हमारे effective and psychomotor है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी भी नहीं आए. सारी जो आते हैं बेसिकली हमारे कॉग्निटिव से ही आते हैं. वो टेबल अगर आपको पता है, उसकी सीक्वेंसेस पता है कि वो किस सीक्वेंस, कैसे लोअर ऑर्डर से वो हायर ऑर्डर पे जाते हैं, वो क्या प्रोसेस है, वो आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड उसका बारे में पता होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्या करते हैं. सो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए एग्ज़ाम के अंदर. ये हमारा यूजीसी पेपर 2 में क्वेश्चन आया था. अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मूविंग फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल फॉर लर्निंग. सो बेसिकली हमें नीचे से ऊपर की तरफ उसको लेके जाना है. सो सबसे पहले हमें पता है हमारा रिमेंबरिंग होता है. सो अगर आपको पूरा ना भी याद हो तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो कि फर्स्ट इज़ रिमेंबरिंग, वो हमें पता है. एंड जो टॉप मोस्ट है, दैट इज़ क्रिएटिंग, ई. सो बेसिकली यहाँ पे सी और ई देखें तो थर्ड एंड फोर्थ हैं. फिर सेकंड रिमेंबरिंग के बाद हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग. सो सी के बाद एफ होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास सी के बाद एफ है, यहाँ सी के बाद डी है. सो हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाता है. एंड आंसर इज़ नंबर 3, रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन कम्स हमारा अप्लाइंग, उसके बाद एनालाइजिंग, देन इवैल्यूएटिंग एंड लास्ट इज़ क्रिएटिंग. सो आंसर इज़ नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा पेपर 1 में आया था. अ टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम. दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग. सो अगर कोई टीचर है वो बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं टू सपोर्ट हिज प्रेजेंटेशन, तो वो किस लेवल की टीचिंग में आता है. सो ऑटोनॉमस, नो. मेमोरी लेवल, नो. अंडरस्टैंडिंग, येस, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है. वो उसको सिंपल रोट मेमोरी को फोकस नहीं कर रही हैं, वो उनको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं ताकि दे नो, जो भी उनके लर्नर्स हैं वो अंडरस्टैंड करें इसको अच्छे से और अपने लैंग्वेज में फिर कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ. एंड द लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आएगा सीटेड पेपर में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग. सो नॉन कॉग्निटिव, जिसमें हमारे बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, जो चीज़ हो उसको हम एज इट इज़ कॉम्प्रीहेंड कर लें, एज इट इज़ उसको समझ लें. सो रिकॉलिंग में नो, ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं, ये भी हमारा कॉग्निटिव में आता है. आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, ये भी कॉग्निटिव में आता है. एंड लास्ट इज़ बिलीविंग व्हाट इज़ ट्रू. सो ऑब्वियसली इसमें हमारे को इतनी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, जो हमें बोला जा रहा है हम उसको एज इट इज़ मान लेते हैं. सो दिस इज़ द आंसर. So guys, I hope you like this video. That's it for this video. Please let me know your reviews in the comment box and I'll be waiting for it. Also, please like, share and subscribe to the channel. Thank you.